के नतीजों से एनडीए के साथ साथ बाजार भी काफी मायूस है। आशंका है कि कल बाजार बीजेपी की करारी हार का मातम मनाएगा। कल बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है। बड़ा सवाल है कि क्या अब एफआईआई और घरेलू निवेशकों के सेंटिमेंट बिगड़ेंगे। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायमेंशन कंसल्टिंग के अजय श्रीवास्तव, एडलवाइस सिक्योरिटीज के विकास खेमानी और मार्केट एक्सपर्ट अभय आयमा। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारे उस पोल से जो हमने मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच कराया है। नीरज वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, बताइए। जी हाँ, जिस तरीके की करारी हार हुई है एनडीए और बीजेपी की, उसको देखते हुए लगता है कि बाजार में एक अच्छी गिरावट आएगी। हमने ब्रोकरों के बीच में एक पोल किया और उनसे जानना चाहा कि कल बाजार में उनकी क्या राय बन रही है। तो हमने पहला सवाल उनसे पूछा कि क्या कल बाजार में तेज गिरावट आएगी। इसका जवाब में 92% तकरीबन आप कह सकते हैं कि सभी सहमति से बनती हुई लोगों को मानना है कि एक अच्छी खासी गिरावट के साथ कल बाजार में कामकाज होता हुआ दिखेगा। फिर मैंने पूछा कि ये गिरावट कितनी बड़ी हो सकती है, क्या बाजार थोड़ा बहुत संभलेगा। तो उसमें करीब 75% लोग ये मानते हैं कि कम से कम 100 पॉइंट मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि 17% मानते हैं कि यह गिरावट 200 पॉइंट तक हो सकती है। तो एक बड़ी गिरावट निश्चित तौर पर बाजार में देखने को मिलेगी। तीसरा सवाल हमने पूछा कि अगर इतनी बड़ी गिरावट आती है और बाजार बेहद कमजोर होता है तो क्या यह खरीदारी के लिए एक मौका हो सकता है। इसमें भी सबसे ज्यादा 67% लोग मानते हैं कि हां, बिल्कुल ये खरीदारी का मौका होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गिरा हुआ है, 400-500 पॉइंट गिर चुका है निफ्टी, और गिरावट आती है तो ये बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 33% मानते हैं कि थोड़ा रुकना चाहिए और गिरावट आ सकती है। चौथा सवाल हमने उनसे पूछा कि क्या ये जो हार हुई है केंद्र सरकार की यानी एनडीए की, बीजेपी की, इससे आर्थिक सुधारों की जो गाड़ी है वो थोड़ी सी रुकेगी, पटरी से उतरेगी और पॉपुलिस्ट मेजर्स यानी प्रो गरीब वाली पॉलिसीज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो इसमें राय बटी हुई है। 58% लोग मानते हैं कि नहीं, इस हार से सबक लेते हुए सरकार और ज्यादा आर्थिक रिफॉर्म करेगी और जमीन पे उनका असर होते हुए दिखाएगी, जिससे अगले 4 महीने बाद जब फिर से पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के चुनाव होने हैं तो उसमें ऐसी स्थिति ना आए। केवल 42% मानते हैं कि हाँ, इससे आर्थिक सुधारों की गाड़ी रुक सकती है, लेकिन ज्यादातर मानते हैं कि आर्थिक रिफॉर्म्स और तेज होते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, यहां पर उम्मीद तो यही की जा रही है कि आगे सरकार और काम करेगी, क्योंकि ये जो जनादेश है वो काम करने के लिए जनादेश मिला है, ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और मान रहे हैं कि बाजार एक बार तो गिरेगा, ऐसा लगता है। अभय आयमा साहब, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा विरोधाभास है? नहीं, देखिए, कुछ हद तक मार्केट काफी करेक्ट हो चुका था। लोगों का एंटिसिपेशन ऐसा था, क्योंकि जो एग्जिट पोल आ रहे थे कि रिजल्ट बिल्ट इन था, तो और अगर आपका जो सर्वे भी दिखा रहा है वो कह रहा है कि अगर गिरा भी तो इट्स बीन अपॉर्चुनिटी टू बाय, तो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है। तो हाँ, गिर सकता है, लेकिन ऐसा मतलब वेदर इट स्टे देयर, आई डोंट नो वेदर इट स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कितना फास्ट रिएक्ट करेगा, बिकॉज द टेंडेंसी वुड बी टू बाय एट फॉल्स। लेकिन विकास, क्या आपको लगता है कि बाजार को काफी अंदाजा था और जिनको बेचना था वो बेच चुके हैं, या हम ये कहें कि अब इस नतीजे को देखते हुए, क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री है, पैनिक अब होगा? देखिए कि जैसा कि स्टेट इलेक्शन है, इसके रिजल्ट से कोई मतलब या एक क्रिटिकल रिजल्ट है उसका भारतीय सरकार के उसके ऊपर कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूर है कि इससे थोड़ा बहुत एक सेटबैक आया है सबके मन में, तो उससे एक छोटा बहुत रिएक्शन हो सकता है और मे बी वो रिएक्शन थोड़ा हो सकता है ओवर एक्सटेंड हो जाए। पर मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स इसको एक मौका समझेंगे खरीदने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से भारतीय जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो खत्म नहीं हो जाती है। जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो स्टोरी है वो बरकरार है। हाँ, इससे मैं भी इस बारे में मानता हूं कि ये प्रॉब्ली जो नतीजा आया है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको और मजबूर कर देगा थोड़े गति से काम करने के लिए, तेजी से काम करने के लिए। उनको इट विल मेक देम टू सिट बैक एंड थिंक दैट व्हाट कैन वी डू मोर। एंड आई थिंक ये एक वाइल बीजेपी के लिए सेटबैक है, पर आई थिंक मुझे लगता है डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए शायद एक्सेलरेटर हो सकता है। तो मैं इस बात में मानता हूं कि ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए, अगर बाजार गिरता है तो खरीदने की। नहीं, आपने ये जो दो बातें कही, एक की लंबी अवधि के निवेशक के लिए अच्छी बात है, दूसरा की ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, लेकिन अजय श्रीवास्तव जी, आप ये देखिए कि लंबी अवधि के लिए जिसको खरीदना है, अब वो ये तो तय करेगा कि अब मैं 8,000 पे खरीदूं, 7.5 पे खरीदूं या 7 का इंतजार करूं।
देखिए, दो चीजें हैं। एक तो इंडेक्स देख के तो बहुत कम लोग खरीदते हैं, मोस्टली खरीदते हैं स्टॉक देख के कि यार इस स्टॉक को मुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना, या इस सेक्टर में मुझे निवेश करना है कि नहीं करना। इंडेक्स तो वो तभी देखता है जो इंडेक्स ट्रेडर होता है, जिसको मार्केट में ट्रेडिंग करनी होती है। निवेशक तो देखता है कि मेरी स्टोरी है या नहीं। लेकिन बट जो इलेक्शन जो हुआ है, जिसकी विक्ट्री आई है, इसका दो बड़े क्लियर इंपैक्ट है। एक ये है कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि रिफॉर्म स्टोरी बहुत बढ़िया है, चेंज हो एक्सप्लेट होगी, तो ये दिखा रही है इलेक्शन की ये जो रिफॉर्म स्टोरी थी, इसमें डेवलपमेंट एस्पेक्ट था ही नहीं इसके अंदर में, जिसके कारण कि रूलिंग पार्टी को और चीजों को अपनाना पड़ा, ना कि अपना डेवलपमेंट रिकॉर्ड लेके जा सके ये पीपल के अंदर में। दैट इज द फर्स्ट, पहली बात तो ये है। तो जो हम कह रहे हैं ना रिफॉर्म है, पॉपुलिस्ट है, ये है रियलिटी है इंडिया की कि जो छोटी कंपनीज हैं, एसएमईज हैं, मीडियम स्केल कंपनीज, एक्सपोर्ट कंपनीज है, उनको तो कोई सपोर्ट नहीं है आज की तारीख में सरकार से। जॉब क्रिएशन में कोई सपोर्ट नहीं आ रही है। ग्राउंड के अंदर में इकोनॉमिक रियलिटी कह रही है, आप देख रहे हैं एलएनटी 52 वीक लो पे है। गवर्नमेंट कहती है हम तो एम्फेसिस रिफॉर्म हमारा नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म है, लेकिन एलएनटी का स्टॉक 52 वीक लो के ऊपर है। तो उस पर जब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि ये जो ग्रोथ डेवलपमेंटल मॉडल था गवर्नमेंट का पिछले 15 महीनों का, क्या उससे एक्चुअल ग्रोथ हुआ है इकोनॉमी का उस साल में जहां पे ऑयल प्राइसेस सबसे लो थे, कमोडिटी प्राइसेस सबसे लो थे, स्टॉक मार्केट लास्ट दिवाली से लेकर अभी तक फ्लैट है बिल्कुल, उस पर सरकार को जिम्मेदार ठहराना इन्होंने पावर सेक्टर के लिए खास तौर पे और दूसरे कई इंफ्रा से जुड़े हुए सेक्टर के लिए जितना काम किया है 1.5 साल में, पिछली सरकार ने शायद 10 साल में नहीं किया था। देखिए, आपका कहना है, मैं तो कहूंगा ये गलत है। बिकॉज इसलिए गलत है कि आज के तारीख के अंदर में आप देखिए पिछले 5-7 साल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, आप भेल देख लीजिए, एलएनटी देख लीजिए, एल्स्टॉम देख लीजिए, जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है इस कंट्री के अंदर में शायद हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा। पिछले 18 महीने के अंदर में ऑर्डर बुक आप सबकी उठा के देख लीजिए कि कितना उसमें ऑर्डर बुक के अंदर आया। तो ये हेडलाइन हंटिंग के अंदर में कि नहीं जितना काम हुआ है 10 साल में नहीं हुआ है, अरे ऑर्डर बुक देखिए एलएनटी की, भेल की ऑर्डर बुक देखिए, क्या हालत है उस कंपनी की, सेल का लॉस देखिए। कहने से नहीं होता कोई चीज कि ऑर्डर बुक बढ़ गया है, ऑर्डर बुक तो है ही नहीं उसके पास में। आज एलएनटी क्या कह रही है कि मेरी तो सारी मशीन फैक्ट्री खाली पड़ी हुई है, भेल क्या कह रही है कि लेने वाला कोई नहीं मेरा इक्विपमेंट में। तो कहने से नहीं, रियलिटी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, बैलेंस शीट देखिए कंपनी की जो क्या कह रही है। वो ये कह रही है कि ये डेवलपमेंटल मॉडल अभी तक तो नहीं चला है। इस पर क्यों नहीं चला, इसका भी रीजन देख लीजिए आप। इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर सबसे ज्यादा आज की तारीख में हुआ है, अभी 2% सर्विस टैक्स बढ़ा, अभी 0.5% आपका ये आ गया, स्वच्छ अभियान का सेस आ गया। वैसे ही इकोनॉमी ट्रबल में 2-2.5% आपने टैक्स बढ़ा दिया सर्विसेज पे। 1 जनवरी से 2% हमारा उसके एयर टिकट के ऊपर में सेस आ जाएगा। तो जब आप इतने टैक्स बढ़ाते जाएंगे और इकोनॉमी अभी भी बहुत सफर कर रही है, तो उसका नतीजा क्या होगा, ग्रोथ तो नहीं होगी ना। तो आपको ग्रोथ की पर्सपेक्टिव क्या है, एक फॉक्सकॉन को आप 1000 करोड़ की सब्सिडी देते हैं, उसको तो रिफॉर्म मानते हैं आप। एक स्मॉल इंडस्ट्री जो आप सफर कर रही है एक्सपोर्ट के लिए, उसको आप 1 रुपए क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, उसको पॉपुलिस्ट मानते हैं। तो ये ग्रोथ किसके लिए है, ये हेडलाइन के लिए ग्रोथ है, एनालिस्ट के लिए ग्रोथ है, ये ग्रोथ है रियल इकोनॉमी के लिए, लोगों के लिए ग्रोथ है। और उसी के लिए आज ये देखिए जो हालात हुए हैं, जितना पॉलिटिक्स हुआ है, कास्ट हुआ है, क्यों हुआ मुद्रा बैंक को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने मार्केट के ऊपर के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब आपका क्या नजरिया है? हमारी तो अपेक्षा यह है कि इस इलेक्शन के बाद में शायद कोई रीथिंकिंग होगी कि यार हमने थोड़ी चीजें ठीक करी है, थोड़ी गलत करी है, हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, जमीन में कैसे चीजें को चेंज कर सकते हैं। वो आवाज सुन पा रहे हैं, स्टॉक मार्केट तो फिर वहीं का वहीं रहेगा, खासकर जब पूंजी निवेश विदेश से तो आ नहीं रहा है। क्या मानना है इस पे? किसके बारे में? जो अभी कह रहे हैं अजय श्रीवास्तव जी की सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो सही रास्ते पे नहीं है, इस वजह से ग्रोथ नहीं आ रही। तो अब बिहार में भी यही हुआ है कि केंद्र की सरकार क्या कुछ कर रही है, वहां के लोगों को इसका कोई एहसास तो नहीं है। नहीं, देखिए, इन द शॉर्ट टर्म परसेप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रियलिटी। तो अगर आप 2014 का इलेक्शन देखें, वो बीजेपी ने डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर जीता। जो एडिशनल जो वोटर परसेंटेज है, जो यूथ है और जो विमेन वोटर, जो एक्स्ट्रा हर इलेक्शन में आप देख रहे हैं, विच इज मेकिंग द डिसाइसिव स्विंग, दैट इज द सेगमेंट ऑफ वोटर्स, वो जो वोट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। अब ऐसा है कि कास्ट एंड रिलीजन वाला जो वोटर रहता है वो डेडिकेटेड वोटर रहता है। जो डेवलपमेंट वाला वोटर रहता है, जो नया वोटर निकला हुआ है, जो आप 3-5%, विच मेक्स द मेजर डिफरेंस, जो पूरा अगर आप ये 3-5% देखें, जहां भी जिस भी स्टेट में जो स्विंग हुआ है और डिसाइसिव विक्ट्रीज हुई, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल 3 to 5%, विच इज ह्यूज इन इंडियन इकोनॉमिक्स।
तो लेकिन ये जो डेवलपमेंट वाला वोटर है, ये कोई इट्स नॉट मैरिड टू एनी कास्ट और रिलीजन। जो प्रॉमिस करेगा, जो पॉजिटिवली बात करेगा, उसके साथ जाएंगे। अब 2014 के बाद देखिए, सबसे पहले यूपी बाई इलेक्शन, वहां पे उन्होंने लव जिहाद और वो बीजेपी ने कोशिश की, अगेन अ फेलियर। दिल्ली में दे स्पोक अगेंस्ट डेवलपमेंट, जो कांग्रेस बीजेपी को बोल रहा था वही बीजेपी आप पार्टी से कर रही थी, भाग गया, ये किया वो किया, नथिंग अबाउट डेवलपमेंट। अगेन दे हैड टू लूज वेरी बैडली। यूपी बिहार, जहां की मतलब कोई स्विंग नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो बट उनका जो पूरा प्लान था, इट वाज द अटेंशन गॉट डाइवर्टेड टुवर्ड्स काउ स्लॉटर, टुवर्ड्स नॉन इकोनॉमिक इश्यूज, नॉन डेवलपमेंट इश्यूज। तो क्लियरली उसको वो जो 3 to 5% जो नया वोटर है, जो एडिशनल वोटिंग है, उसने रिजेक्ट कर दिया। अब होप ये है कि हर अकलमंद पार्टी की तरह, क्योंकि मैं ये सब दे सकता हूं, होपफुली बीजेपी भी ये सब देखेगी एंड दे विल गो बैक टू गवर्नेंस। इसका मतलब नहीं है कि वो अब तक नहीं कर रहे थे, बट ये कहना कि रूलिंग पार्टी होते हुए हम क्या कर सकते हैं, हमारा एमपी अगर कोई स्टेटमेंट करता है, काफी फर्क होता है। अगर वही एमपी एक इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट करता है, योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी हो, जिसका कि जब वो रूलिंग में नहीं थे तब उसका इंपैक्ट होता है, बट एज प्राइम मिनिस्टर, एज द रूलिंग पार्टी, अगर उनकी पार्टी कोई स्टेटमेंट करती है, लेजिस्लेटर स्टेटमेंट करता है, यू कांट से कि मेरे को इससे कुछ, हम इसको इनडायरेक्टली कंडेम करते हैं। सो दे हैव टू कम आउट फोर्सफुली, दे हैव टू स्ट्रेस मोर ऑन गवर्नेंस, द परसेप्शन हैज टू कम बैक, जो 2014 पे अगर वो नहीं करेंगे, ये 4 एग्जाम्पल देखने के बाद भी, तो दिस इज इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे लूज कंट्रोल। तो हमें आपको ये लगता है कि सरकार जो रिफॉर्म्स के काम कर रही है, ग्रोथ के लिए काम कर रही है, जब वो चुनाव में जाते हैं तो अपना स्टेटमेंट बदलने की कोशिश करते हैं, वो ना करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए, आज कश्मीर का पैकेज अनाउंस हुआ ना, कश्मीर के पैकेज, बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर द बिहार इलेक्शन। अगर कश्मीर में बोलेंगे 80,000 करोड़ दे दिए, तो बाकी फिर शायद इंपैक्ट नेगेटिव हो, तो पॉलिटिक्स था। बट द फैक्ट इज इकोनॉमिकली, सो इट्स नॉट ओनली कि बोलने में क्या है, एक्ट में भी जो पैकेज 4 महीने पहले आना चाहिए था कश्मीर के लोगों के लिए, आफ्टर द फ्लड्स, वो बिल्कुल 4 महीने, कोई बोले वो माने नहीं माने, बट द डिले वॉज बिकॉज कि बिहार इलेक्शन पे इंपैक्ट गलत पड़ेगा, नॉट रियलाइजिंग कि वो जमाना बदल गया। जो दैट इज द प्लैंक, वो, और ये मतलब आई एम सरप्राइज बिकॉज दैट इज द प्लैंक जिसपे वो जीते अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री इन 2014, और उसको वो रिकग्नाइज नहीं कर सकते जो उन्हें कैप्चर कर दिया। मतलब वो तो खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इट इज इन देयर हैंड्स, लाइक इट इज। तो आई डोंट नो, आई एम श्योर बेटर सेंस विल प्रिवेल, एंड वो ये सब पैटर्न देखने के बाद दे विल कम बैक टू व्हाट गॉट देम टू पावर, एंड इफ दे डोंट, द वोटर इज सच, जो नया वोटर है वो किसी और को चांस दे देगा, जो भी कोई ये वो आपके पार्टी में हो या वो नीतीश कुमार हो या कोई भी हो। सो पीपल नीड पॉजिटिव, पीपल डोंट वांट टू गो बैक टू द ओल्ड कि भाई रिलीजन और कास्ट और ये मंदिर का मुद्दा या गाय का मुद्दा, इस पे आई डोंट थिंक द न्यू वोटर इज इंटरेस्टेड इन दैट, और वो न्यू वोटर ही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैटर टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। बिल्कुल। तो लेकिन सरकार ने खर्चे बचाने की या डीले करने की, देर करने की जो कोशिश की है ताकि उनका घाटा काबू में रहे, बाजार ने, एफआईएस ने इसको काफी हद तक पसंद किया है। क्या अब इस पॉलिसी को बदलने के लिए दबाव पड़ेगा? क्या आरबीआई की कंजर्वेटिव पॉलिसी को बदलने के लिए दबाव पड़ेगा? ये समझने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मार्केट के एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, और ये डर कि मार्केट्स की दिवाली अब शायद इतनी अच्छी ना हो इन तमाम डेवलपमेंट्स के चलते। विकास, आपसे ये समझना चाहेंगे, जैसे अभी अजय कह रहे थे कि टैक्स बढ़ा दिया, सरकार ने टैक्स बढ़ाने और खर्चे कम करने की कोशिश की है, ताकि जो एक डर था कि रेटिंग खतरे में पड़ सकती है, रुपए पर दबाव है, फिस्कल डेफिसिट कम करना है, महंगाई कम करनी है, और सारे यहां पर जो एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ हैं, आप लोग सभी इसके लिए सरकार को शाबाशी देते रहे हैं। क्या अब ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा? जी, मैं बिल्कुल नहीं मानता ऐसा जरूरी है उनको। आई थिंक जो भी सरकार ने कदम उठाए हैं, मैं अजय जी की बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कुछ भी नहीं किया है। सरकार ने आई थिंक काफी ठोस कदम उठाए हैं एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ को लाने के लिए, और जब आप इतना बड़ा पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर आते हैं और उसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, वो भी स्ट्रक्चरल मैनर में, नए के क्विक फिक्स करने से, तो उसमें समय लगता है।
और आई थिंक सरकार ने काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर जोर दिया है, रेलवेज हो चाहे रोड्स पे हो, और वो एक अच्छा है, पर उसका सब नतीजा आने में थोड़ा समय लगता है, जो कि आई थिंक अभी उनको दिया नहीं गया है, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता है जरूर आएगा, और मुझे अगर सरकार इस को चेंज करती है इस इलेक्शन की वजह से, तो मैं बहुत चिंतित होऊंगा। मुझे लगता है कि जो उनको दे शुड जस्ट कैरी आउट द डेवलपमेंट एजेंडा। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, जॉब क्रिएशन होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है, तो मुझे इस बात में कोई समझ नहीं कि सारे लोग इसमें इससे खुश रहेंगे, क्योंकि ये बात जरूर है कि क्योंकि इसमें जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, क्योंकि जो स्पेंडिंग होना चाहिए था उन्होंने एक स्पेंडिंग कम किया, उसकी वजह से सबके इनकम लेवल कम हो गए। पर इन्वेस्टमेंट की साइकिल है, उसको आते आते समय लग रहा है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है, तो और तब जाके जॉब क्रिएट होती है, तो उसमें बहुत समय लग जाता है। तो मुझे लगता है प्रक्रिया पिछले 6 महीने से काफी तेजी पे है, और उसका अगले 6-8 महीने में काफी असर पड़ेगा। तो जो कॉम्प्लेक्स मुद्दे थे उनको इतनी आसानी से सोल्व करना मुश्किल नहीं है। तो मुझे लगता है 12-18 महीने में एक बहुत अच्छी ही ग्रोथ नजर आएगी। तो मैं उस चीज को सहमत नहीं हूं कि कुछ नहीं किया है, और ये कंटिन्यू रखना चाहिए, और मे बी एक्सेलरेट करना चाहिए। आई थिंक जितने भी बिजनेसेस है उनको रिवाइव करना चाहिए, और बैंकिंग सेक्टर में जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको एक कुछ हद तक निकालने की शुरुआत समय लगेगा, और आखिरी आदमी तक पहुंचने में तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए सरकार शायद इसीलिए कोशिश कर रही थी कि जीएसटी, लैंड बिल जैसे जो अहम काम है वो शुरुआत में ही कर दें, ताकि 3 साल के बाद तो कम से कम वो असर दिखने लगे, और फिर 2 साल बाद यानी 2018-19 में चुनाव जब करीब आए तो उसके चलते उनको वोट मिल सके, फायदा हो सके। तो वो समय तो अभी उनको देना चाहिए। लेकिन अजय, जो ये ट्रेड ऑफ है कि अगर टैक्स नहीं बढ़ाया तो फिर डेफिसिट बढ़ेगा, अगर अभी खर्चा कर दिया तो डेफिसिट बढ़ेगा, तो फिर सरकार दोनों तरफ जाए, उनके लिए तो इधर कुआं उधर खाई। देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल है कि अगर आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी तो उसको आपको अपना इलेक्शन मुद्दा बनाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए थी। वो हमारा सबसे आगे प्रोजेक्शन होती कि हमने इतने जॉब क्रिएट किए, इतनी ग्रोथ करी, और ट्रेडर कम्युनिटी जो हमारी है वो हमारे से इस पॉलिसी से खुश है। 15 महीने बाद अगर आपको, जैसे अभय जी ने कहा कि आपको बीफ का, आपको कास्ट का, आपको रेस का इश्यू उठाना पड़ता है इलेक्शन जीतने के लिए, वो आपको एक चीज कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो आपका जो मॉडल था वो नहीं चल रहा। और ये सबसे बड़ा भ्रम ये है कि अगर ये हम लोग थोड़ा सा अगर डेफिसिट के ऊपर में, एक्सपेंडिचर कंट्रोल के ऊपर में, अरे ऑयल के प्राइसेस तो अपने आप गिर गए, ऑयल के प्राइसेस 130 से $40 पे आ गए, आपके पेट्रोल के दाम तो 72 से 62 ही हुए ना सिर्फ। तो गवर्नमेंट ने इतना बीच में से टैक्स तो ले लिया ना आपसे। तो द पॉलिसी ये है कि बड़ी बड़ी आप प्रोजेक्ट्स को आप सपोर्ट करेंगे तो उससे एक बड़ी ग्रोथ निकल के आएगी, उससे एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ रही, उससे आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में ले आए। जो बेसिक चीजें हैं, दाल चावल जो आदमी खाता है, अगर वो नहीं मिल रहा उसको, तो इस डेवलपमेंट मॉडल का फायदा क्या है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस इलेक्शन का जो लेसन है, वो लेसन ये नहीं है कि एक हेट क्राइम का लेसन तो है, लेसन ये भी हमारे लिए है कि जो डेवलपमेंट, जो हम कहते हैं डेवलपमेंट मॉडल, उसमें शायद अब चेंज आना चाहिए। और जो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में, मैं कोई कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं, बीजेपी का मेंबर नहीं हूं, कि 10 साल में पैरालिसिस हो गया। स्टॉक मार्केट के सबसे अच्छे गेन हमारे उस जमाने में आए। अगर ये पॉलिसी इतनी अच्छी, आप कह रहे दिवाली खराब है, दिवाली तो फ्लैट है, लास्ट दिवाली से अभी तक तो मार्केट हिली भी नहीं है ₹1 भी, और ऑयल प्राइसेस सबसे लोएस्ट है हमारे। तो तो मेरा ये कहना है कि जो पैराडाइम हम लेके चल रहे हैं डेवलपमेंट मॉडल का, उसमें किसी कॉमन मैन को, कॉमन बिजनेस को फायदा नहीं हो रहा है। और अब जब तक वो अडेप्टेशन नहीं आएगी, इकोनॉमी का इस तरीके से उठना और एम्प्लॉयमेंट का उठना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन अभी हमने देखा कि चुनाव की ये प्रक्रिया पूरी होते होते एमएसपी बढ़ा दिया गया। क्या आगे और कोशिशें होंगी ऐसे कदम उठाने की जिससे गांव को फायदा हो, जिस सेक्टर को, जिस पूरे सेगमेंट को इग्नोर करने की बात काफी लोग कह रहे थे? अब है नहीं, मेरे को नहीं लगता कि वो गांव को इग्नोर कर रहे थे। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ डूइंग थिंग्स, बिकॉज उनका समय देखिए, जब से तो 2014 के बाद आई थिंक दे हैव बीन स्टिल इन द इलेक्शन मोड रादर देन द गवर्नेंस मोड।
एक तो वो बड़ी समस्या। होपफुली अब ये बिहार इलेक्शन पूरा होने के बाद दे विल लीव दैट एंड गेट इनटू गवर्नेंस, विच अ लॉट नीड्स टू बी डन। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं कर रहे हैं। पिछले 5 साल का जो नॉन गवर्नेंस थी यूपीए गवर्नमेंट, उससे अच्छा करें, बट द स्टोरी डज नॉट एंड देयर जस्ट बिकॉज आप उससे अच्छा करें। उससे पहले 5 साल यूपीए ने काफी अच्छा काम किया था फर्स्ट 5 ईयर में, तो 10 साल का मत गिनिए उनको। तो वो बात नहीं है कि वो काम, बट दे कुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन। एक तो वो प्रॉब्लम है कि गवर्नेंस की जगह वो कंटिन्यूअसली इलेक्शन मोड में है। दूसरा प्रॉब्लम ये कि बिकॉज देयर इज नो अपोजिशन, बीजेपी के विद इन जो अपोजिशन है वो उनका खुद का अपोजिशन, उनका अपोजिशन बन गया है। तीसरी समस्या ये है कि वो अब अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो देर आर लेजिस्लेटिव रोड ब्लॉक्स, वो नहीं बिल, बट देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट कैन बी डन एंड बीजेपी हैज टू रियलाइज इन गवर्नेंस, इन एक्सपीरियंस। काफी रॉ लोग हैं, काफी नई एक्सपीरियंस है। तो वाइल द कमांड एंड कंट्रोल जो कंस्ट्रेंट्स की लेजिस्लेटिव मामले में, अभय आपका अब क्या असेसमेंट है? क्योंकि इस जीत के बाद अब काफी जो ये तीसरी पार्टियां हैं ये सपना देखने लगी हैं कि शायद नीतीश बाबू को आगे करके एक नेशनल लेवल पर कोएलिशन खड़ा किया जा सकता है, और कांग्रेस तो खुशी खुशी साथ जाने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में अब तो और भी काम मत करने दो, यानी अब ये मान लें कि जीएसटी तो गया। नहीं, वो आई थिंक वो जो बीजेपी जो भूल कर रहा है वो उनकी भूल होगी। बिकॉज अगर अब 2014 में भी देखें तो जहां कांग्रेस अपोजिशन में था बीजेपी के, बीजेपी डिड वेरी वेल। जहां वेदर इन कैलकाटा, वेदर इन तमिलनाडु, इवन इन द 2014 इलेक्शन, जहां कांग्रेस का ऑल्टरनेट अच्छा था, वहां बीजेपी डिड नॉट डू वेरी वेल। तो आई थिंक अगर वो ये मिसकंसेप्शन में रहेंगे कि ये बिहार मॉडल, बिकॉज आपने बिहार मॉडल अनाउंस करते ही देखा कि यूपी से समाजवादी हट गया। मैं तो बोला आप 3 महीने जाने दीजिए, यू विल सी इंटरनली, यू विल सी डिफरेंसेस बिटवीन लालू जी एंड नीतीश जी कमिंग अप, स्पेशली सिंस लालू जी हैज emerged as the single largest party. So that would be a mistake on their part if they do that. But at the same time बीजेपी को अगर गवर्नेंस पे अगर वो अपना कंसंट्रेट करें अब इलेक्शन मोड से निकल के, और खुद के इंटरनल जो उनके विद इन द पार्टी उसको ही हैंडल करे, तो उतना काफी है। दे विल डू वेरी वेल। ये सुन लेते हैं कि लालू यादव इस समय क्या कह रहे हैं। इसके लिए हम दोनों भाई आभार व्यक्त करते हैं और भाजपा का बिहार की महान जनता ने, भाजपा का बिहार का जनता ने सुखड़ा साफ कर दिया और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का तरक्की विकास तेजी से हम लोग मिल करके बिहार को हम नेशनल मैच पर हम लोग ले जाएंगे। और साथ ही साथ नौजवान हमारे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वंचित समाज है, अंतिम पायदान पर जो बैठा समाज है, उनको मुख्य धारा में लाएंगे और बिहार के हक और हुकूम के लिए पूरा परिश्रम हम करेंगे। और चुनाव के दौरान हमने ऐलान किया था कि देश हित में भाजपा को दिल्ली के गद्दी पर एक दिन भी रखना देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर है। इसलिए जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे जो हमने कमिट किया है। या नीतीश कुमार जी बखूबी सरकार को चलाएंगे और हम बिहार को हम लोग सब मिलके पूरा देशवासियों को, मैं जो सारे लोग टकटकी लगा के देख रहे थे, बिहार ने नया दिशा दिया, नया डायरेक्शन दिया देश को और पूरे देश में हम दौरा करेंगे, हम हिली रहेंगे और हम नरेंद्र मोदी फासिस्ट कमल सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। बिहार ने नया राह दिखाया है मीडिया के सब साथियों को। जो भी आप लोगों ने सर्वेक्षण किया, मेरा सर्वेक्षण सही निकला, मेरा सर्वेक्षण सही निकला। हमें प्रोजेक्ट तक पहुंच गए। हमारा सर्वेक्षण
राइट और बाकी का सबका फेल। और नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद, और सब कार्यकर्ता को यूनाइटेड। देखो भाई, कोई आज यदि जदयू कांग्रेस पार्टी नहीं थी, महागठबंधन जिंदाबाद लोगों ने नारा लगाया, जो एकजुटता दिखाई है। हम लोगों में कोई भी चाहेगा कि कोई फूट फाट करावे, आगे पीछे करें, हम लोग 10 चम्मच हिलने वाले नहीं हैं। जब हम लोगों को इतना बड़ा मैंडेट बिहार की जनता ने दिया, धूपा में खड़ा होकर, त्योहारों को त्याग करके, बिहार की जनता ने, नौजवानों ने, पिछड़े वर्गों के लोगों ने, अकलियत के भाइयों ने, दलित, महादलित, आदिवासी, उच्च जात के गरीब भाई लोग भी दिए। और जिस अखबार को कुछ बोले भी तो हम वापस ले लेते हैं, फोन करके हमारी महिलाएं, हमारी माँ बहनें, गरीब महिलाओं ने जो प्रदर्शन दिखाया, जो एकजुटता दिखाया महिलाओं ने, दबे कुचले वर्गों की महिलाओं ने, मिडिल क्लास के महिलाओं ने, उनके अरमानों का बिहार, उनके अरमानों को हम भारत बनाने में हम लोग पूरा का पूरा योगदान देंगे। आप लोग को बहुत धन्यवाद। देखो भाई, लड़का देखो, देखिए क्या पूछ रहा। हाँ, बात सुनो। देखो, मुख्यमंत्री जी को नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने बधाई दिया, बहुत अच्छी बात है। और देश भर के सब नेताओं ने, इन स्पाइट ऑफ पार्टी पौआ, सब लोग हम लोग को बधाई दिए। सोनिया जी, उनका पूरा परिवार, इनको भी दिए, जेटली जी दिए, राजनाथ भाई दिए, सब लोग तो दे ही रहे हैं। लेकिन हम आज के अवसर पर, जो देश का हमारा इशू है, जो हमारा सवाल है, बधाई हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अपना लड़ाई को चौक और तेज करते रहेंगे। हम इसका इतना बड़ा असर पड़ेगा दुर्गामी कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। इतना बड़ा दुर्गामी असर पड़ने जा रहा है। इसमें मोदी जी का सरकार, आरएसएस सरकार बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। 2019 में ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली में टक्कर देंगे मोदी। 2019 में चले गए। सबसे पहले भाई सुनो, अरे सुनिए ना, 10 दिन के बाद हम बनारस जाएंगे लालटेन लेके। छठ के बाद लालटेन लेके बनारस जाएंगे। ये क्या क्या वादा किया था, अब क्या बाकी 4 बजे दिल्ली जी के घर पर आएंगे, वहाँ पीसी होगा। जिस तरह से लालू यादव ने इस वक्त घोषणा की कि ये तो संघर्ष की शुरुआत है और अब नजर होगी 2019 के चुनावों पे, तो विपक्ष कहीं ज्यादा एग्रेसिव होता हुआ अब नजर आ रहा है और सरकार के लिए ये मुश्किलें बढ़ाने वाली बात होंगी। अजय, आपके लिहाज से बाजार के एक्सपर्ट्स इसको कैसे लेंगे? देखिए, 3 चीजें हैं। एक तो बाजार के लिए तो थोड़ा सा टेम्पररी सेटबैक है ही है मार्केट के अंदर में, क्योंकि
डिफीट तो शायद थोड़ी फैक्टर थी, बट इस तरीके की डिफीट फैक्टर नहीं थी इसके अंदर में। तो इसका एक तो इम्पैक्ट आएगा डायरेक्ट मार्केट के ऊपर में। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आ रहा है हमारा, एक डोमेस्टिक फैक्टर को भी ले लीजिए और इंटरनेशनल फैक्टर भी आ रहे हैं जो नेगेटिव है थोड़े से समय, तो उससे थोड़ा सा इसके ऊपर में इम्पैक्ट एग्जाम्पलीफाई हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है एंड दैट वो है कि अगर ये जो जैसा सेट की जो ये डेवलपमेंट प्लानिंग है, जो ये अनाउंसमेंट्स हैं, जो ये चीजें जो हो रही हैं, इसके ऊपर में अब बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर नहीं फर्क पड़ा तो फिर ये पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर यहां पे बहुत वाइशिएट हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर में, अगर गवर्नमेंट ने अपना पॉलिसी चेंज नहीं किया। अगर चेंज हुआ शायद तो उससे मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही होगा। और सबसे बड़ा पॉजिटिव, आप आज देखिए इलेक्शन का सबसे बड़ा मार्केट के लिए पॉजिटिव, आप बोलेंगे मार्केट के कैसे पॉजिटिव है, कि जो रिलीजन और हेट जो चल रहा था कंट्री के अंदर में, उस पर सबको वरी थी, कोई बोल रहा था कोई नहीं बोल रहा था, बट निवेशक को खासकर वरी होती है कि ये कहां तक जाएगा। आई थिंक उस पर शायद इस हार के बाद में अब रोक टोक होगी और देश वापस अपने काम पे जा सकेगा। अगर इस इलेक्शन का रिजल्ट वो ले आता है तो आई थिंक निवेशक के सबसे बड़ा पॉजिटिव है ये। बिल्कुल, लेकिन अगर मान लीजिए कि अब इस वजह से, इस एग्रेसिव रुख की वजह से विकास अब जीएसटी का बिल पास नहीं हो पाता या दूसरे भी इंपॉर्टेंट जो बिल्स हैं वो नहीं होते या डिले होते हैं, तो क्या ऐसा है कि इस वक्त बिल्कुल मेक और ब्रेक की सिचुएशन में है? कुछ बिल अटक गए तो बाजार के लिए बुरा होगा, ट्रेंड बिल्कुल बिगड़ जाएगा। जीएसटी में भी क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि जीएसटी का रेट, अपोजिशन थोड़ा तो यूनाइटेड होगा और एग्रेसिव भी होगा, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो जीएसटी और लैंड बिल और कोई भी बिल है, उसके अंदर डेफिनेटली रुकावट तो आएगी। तो इसका एक उम्मीद करना कि वो आसानी से हो जाएंगे, थोड़ा वो उम्मीद जरूर कम हो जाएगी। पर मेरा ये मानना है कि सरकार के पास एग्जीक्यूटिव एक्शंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के थ्रू ही इतने सारे मुद्दे होते हैं जिनके विकास की दर बढ़ाई जा सकती है। तो आई थिंक मुझे लगता है उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए सरकार को, क्योंकि लेजिस्लेटिव प्रोसेस अभी उनके हाथ में नहीं होगी। उनके लिए भी एक शायद समय आएगा, क्योंकि आज की डेट में जो अपोजिशन काफी स्ट्रांग रहेगा और काफी एग्रेसिव रहेगा, पर हो सकता है 6 महीने बाद 12 महीने बाद सिचुएशन बदलती हुई नजर आए। तो इसलिए, क्योंकि आज ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही है, पर हो सकता है ठंडी पड़ जाए, हो सकता है शांत हो जाए। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार का एक ही फोकस होना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाए, कैसे विकास की दर बढ़े, जो बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम्स उसको कैसे सॉल्व करे, कैसे इन्वेस्टमेंट की साइकिल और अधिक गति से बढ़े, वो सब किया जाए। तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। उस सबसे मार्केट का भी बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आज मार्केट को जो चाहिए वो एक ग्रोथ चाहिए, वॉल्यूम लेड ग्रोथ चाहिए। जीडीपी की दर में बहुत वॉल्यूम के जो प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो वो एक चाहिए और उसका बेनिफिट धीरे धीरे बाद में ट्रिकल डाउन होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस समय सारी कंपनियों को और सेक्टर्स को आप देखिए तो पिछले दशक के सबसे कमजोर स्थिति में शायद ग्रोथ की हालात है या डिमांड की सिचुएशन है। अजय, आप कुछ कह रहे थे इसमें? हाँ, मैं ये कहता कि मेरा ये मानना है कि लेजिस्लेटिव एजेंडा के अंदर में अब ये मत देखिए कि ऑब्स्ट्रक्शन है। जीएसटी में क्या इशू है? 2 इश्यूज है मेन, कि जीएसटी का रेट क्या होना चाहिए। जो ये सब कह रहे हैं सब कि जीएसटी आते ही देश में ग्रोथ बढ़ जाएगी, वो ये नहीं कह रहे कि किस रेट पे। अगर वो रेट 28-29% आ गया जीएसटी का रेट, तो कौन सी कंपनी उसको संभाल पाएगी और क्या होगा इकोनॉमी का। तो इसके अंदर में कुछ पॉजिटिव मुद्दे भी हैं जो लेजिस्लेशन में आ रहे थे, ऑपोजिशन उठा रही थी, जो सरकार नहीं सुन रही थी। तो हम हमेशा हर चीज को नेगेटिव नहीं लेके चलें कि अगर जीएसटी इशू को लेके चलें कि आप पेट्रोल को बाहर रखना चाहते हैं, आप रेट अनाउंस नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको नेगेटिव क्यों मानते हैं? पॉजिटिव मानिए कि अगर रेट 16-18% होगा तो इसका जीएसटी पॉजिटिव होगा। 28% जीएसटी रेट कहां से पॉजिटिव होगा, ये कोई बता दे। बिल्कुल सही बात है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इसके बाद आप दोनों ही मेहमानों से हम कोशिश करेंगे थोड़ी स्पेसिफिक गाइडेंस लेने की ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए। स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे साथ इडलवाइस सिक्योरिटीज के विकास खेमानी और डिमेंशन कंसल्टिंग के अजय श्रीवास्तव बने हुए हैं। कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम आपसे एक स्पेसिफिक मार्केट के ऊपर राय लेने की कोशिश करें। विकास, जो हमने पहले सर्वे भी अपना बताया और थोड़ी सी चर्चा की थी, आपके मुताबिक कितनी गिरावट होनी चाहिए मार्केट में इस वर्डिक्ट को, इस जनादेश को फैक्टर इन करने के लिए? जैसा आप देखें, कुछ पिछले दिनों से मार्केट अंडर परफॉर्म भी कर रहा है दूसरे बाजारों को, तो कुछ हद तक तो इसकी फैक्टर इन मान सकते हैं आप, ऑलरेडी हो चुकी है। पर मुझे लगता है कल एक हो निफ्टी में 2 से 3% की गिरावट शायद आ जाए, गैप डाउन होगा।
मार्केट में, पर वो वहां पे रुकेगा कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर मार्केट कोई भी कारण से बहुत ज्यादा एक्सटेंड होती है 200 पॉइंट के आसपास 150 से 200 पॉइंट 250 पॉइंट गिर सकता है, और अगर ज्यादा कुछ एक्सटेंड होता है तो मुझे लगता है नीचे के लेवल पे बाइंग आती हुई नजर आएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव लेवल है। हम उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पे सेंट्रल अजय श्रीवास्तव जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए। हाँ, आपके मुताबिक इस जनादेश को फैक्टर इन करने के लिए निफ्टी में कितनी गिरावट आएगी? देखिए, तीन चीजें हैं। एक तो ये इम्पैक्ट पहले कल तो नेगेटिव होगा, लेकिन हमें लगता है कि जैसे पहले हुआ है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डीएफआईज भी कल आके मार्केट को सपोर्ट करेंगी। तो सारी जो करेक्शन है वो एक दिन में नहीं होगी, करेक्शन होगी, रिकवरी भी आएगी कल, और शायद 2 बजे के बाद में मार्केट फिर थोड़ा नीचे आएगी। बट ये जरूर है कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर में एलआईसी जैसी इंस्टीट्यूशन काफी खरीदारी करेंगी, तो मार्केट को सपोर्ट वहां से मिलेगा। बट इसको इम्पैक्ट इसका आप 1 हफ्ते 10 दिन में देखिए, क्योंकि इसका ही एक इम्पैक्ट नहीं है, जो दिसंबर का जो ग्रेड इंक्रीज आ रहा है उसका भी इम्पैक्ट है। जो हमारा फार्मा में प्रॉब्लम आ रही है, जो यूएस एफडीए ने टॉप 3 कंपनीज में प्रॉब्लम क्रिएट करी है, और वही मैं कहता हूं, गवर्नमेंट कहती है फॉरेन पॉलिसी, बट जितना फार्मा पे इस साल में यूएस से थ्रेट आया है शायद हिस्ट्री में कभी नहीं आया हो। तो एक जो सेक्टर था हमारा फार्मा, जो बिल्कुल रॉक सॉलिड था, वो काफी हिल गया है पिछले 10-15 दिनों के अंदर में। तो फार्मा को ले लें, यूएस एफडी को ले लें, एफआईज को ले लें, और इस सेवा को ले लें, तो 4 नेगेटिव है। सपोर्ट एक है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आके कल और परसों मार्केट में जरूर सपोर्ट करेंगे। तो इसको आपके कहने का मतलब फिर यह है कि गिरावट आगे बढ़ेगी, बहुत जल्दबाजी ना करें कि नीचे आ गया 3-4% तो ले लें। हमारी यह है कि देखिए, इसमें खरीदारी की को कोई उम्मीद नहीं है मेरे को, और ना ही करनी चाहिए हमको, बिकॉज मार्केट को भी थोड़ा सेटल होने दीजिए। बिकॉज मैंने क्या बोला कि कल और परसों के अंदर में गवर्नमेंट भी एक्टिवली आके गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन भी एक्टिवली परचेज करेंगी, थोड़ी बहुत बॉटम फिशिंग भी होगी। इसको आई थिंक 3-4 दिन आप इसको निकलने दीजिए बिफोर आप इसको वापस अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो। ओके विकास, लेकिन आप जो कह रहे थे कि गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे, देखिए थोड़ी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के सपोर्ट की बात तो यहां पर अभी अजय जी कर रहे थे, लेकिन मई से लेकर अब तक का आंकड़ा अगर आप देखते हैं 28,000 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली एफआईआईज कर चुके हैं पिछले 2 महीने, और इस महीने का तो खास कोई अभी तक फिगर मुझे बहुत दिखा नहीं है पॉजिटिव होता हुआ। 19,000 करोड़ बिकवाली का ही आंकड़ा आता है, और अब ये दिसंबर में रेट हाइक की बात अगर फिर से सामने आ गई है तो एफआईआईज तो सेलिंग मोड में ही रहेंगे, लगता है इस नतीजे के बाद तो और भी बढ़ सकती है। इस नतीजे से उसका मुझे लगता नहीं कोई लेना देना। अगर जो भारतीय बाजारों से जो विदेशी निवेशकों का जो एग्जिट हुआ है, वो जो सेलिंग आई है, इसका इमर्जिंग मार्केट के ओवरऑल फंड फ्लो से विड्रॉवल और रिडम्पशन आया, उसका रिजल्ट है। क्योंकि आप देखेंगे तो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स के फंड में काफी रिडम्पशंस हैं, और वो रिडम्पशंस का लोकल मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, और वो शायद हो सकता है कंटिन्यू भी रहे, पर अभी ऐसा लगता है कि वो एक अभी टाइमिंग सेटल डाउन हो गया है। आप देखेंगे तो मोदी जी आए थे, उसके पहले भी भारतीय बाजारों में इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा था, वो भी उसका कारण था उस टाइम इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आ रहा था, तो इसलिए भारत को भी मिल रहा था, और अभी मुझे लगता है वो धीरे धीरे चले जाएगा। तो आई थिंक इसलिए मुझे लगता है कि वो भारतीय बाजारों में से कोई जो विदेशी निवेशकों का पैसा जा रहा है उससे कोई एक नहीं लिंक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है, इंडिया डेडिकेटेड मैंडेट्स है, जो बढ़ोतरी हुई है, आप देखेंगे तो इंडिया से पैसा बाहर गया है, वो कोई भी अदर इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर में सबसे कम गया है, तो उसको एक पॉजिटिव नजर से देखना चाहिए। और मुझे लगता है आने वाले समय में इंडिया डेडिकेटेड फंड्स आएंगे, इंडिया डेडिकेटेड मैंडेट्स आएगी, और जिससे इंडिया के अंदर पैसा अलग आएगा, न कि इमर्जिंग मार्केट से रिलेटेड। तो ये ट्रेंड बनते रहेगा। और दूसरा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की भी एक जो इनकम इनफ्लो का प्रोसेस है, वो मुझे लगता है बरकरार बनी रहेगी। जो एसआईपी के थ्रू इतना पैसा आ रहा है हर महीने, वो मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा। तो भारतीय बाजारों में लिक्विडिटी की सिचुएशन एक अच्छी पैदा रहेगी। आपने जो एफआईआईज की बात कही कि सबसे कम आउटफ्लो हुआ है और आगे इंडिया स्पेसिफिक फंड्स को और फ्लो आएगा, आप क्या टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं विकास? सुनने वाले लोग ये सोच सकते हैं कि क्या हम ये कह रहे हैं कि नवंबर सीरीज में अब एफआईआईज पॉजिटिव होने वाले हैं, या आप थोड़ा 1-8 क्वार्टर या 6 महीने का व्यू लेकर आए हैं? मेरा अभी बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म में नहीं है। मैं नवंबर सीरीज या दिसंबर सीरीज के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूं। मैं वो बोल रहा हूं, एक अगर आप मीडियम नजर का ट्रेंड देखें, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नवंबर में अच्छा पैसा आएगा, दिसंबर अच्छा आएगा। अगर आप 6 से 12 महीने का ट्रेंड देखें, जैसा कि आपने कहा 6 महीने में 28,000 करोड़ निकला,
तो मैं उसी से बोल रहा हूं कि ये ट्रेंड धीरे धीरे आप अगर इमर्जिंग मार्केट फंड्स के तरीके से देखेंगे तो बहुत कम आउटफ्लो हुआ है, और आने वाले समय में जो इमर्जिंग मार्केट फंड्स को रुक के बल्कि इंडिया डेडिकेटेड फंड में पैसा आएगा, तो पर इस प्रोसेस में 6 से 12 महीने लग सकता है, और हो सकता है शॉर्ट टर्म में वापस कोई बिकवाली आ जाए, तो मैं उसका ये फेड रेट को नजर में रखते हुए उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये डोमेस्टिक लिक्विडिटी जिसकी बदौलत बाजार काफी हद तक टिका हुआ है, क्या वाकई इतना ज्यादा भरोसा इस पर किया जा सकता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फर्स्ट पोस्ट के अजय सिंह भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उनकी राय एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर, और हम चर्चा कर रहे हैं कि निवेशकों को बाजार को किस तरह से लेना चाहिए इस चुनाव के नतीजे को, वर्डिक्ट को। हम ये बात कर रहे थे कि एफआईआई थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन डोमेस्टिक लिक्विडिटी है, यानी छोटा निवेशक काफी पैसे लगा रहा है, और डायरेक्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड के जरिए काफी पैसे आए हैं, इंश्योरेंस के जरिए भी काफी पैसे आए हैं। अजय, आपको क्या लगता है कि वो निवेशक जो है अब थोड़ा ज्यादा ही घबराएगा? अब तक तो काफी उतार चढ़ाव हमने बर्दाश्त कर दिए, और कहीं ना कहीं आप भी मानेंगे कि इसके पीछे भी मोदी वेव थी, जिससे हर एक निवेशक को, छोटे निवेशक को यह भरोसा हो गया था कि अब ग्रोथ तो आनी ही आनी है, अर्निंग्स तो एक ना एक दिन दिखाई देगी और शेयर में निवेश पर मुनाफा मिलेगा। उसका भरोसा क्या हिलेगा? भरोसा हमें नहीं लग रहा है कि हिलेगा, क्योंकि इकोनॉमी के जो साइंस हैं वो कोई ऐसे नहीं है जो कि रिग्रेसिव साइंस हो, तो भरोसा तो रहेगा। और ये इलेक्शन का जो असर होता है वो थोड़े दिन के लिए होगा, थोड़े दिन के लिए ये लग सकता है कि शायद रिफॉर्म्स जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस फास्ट पेस पे ना हो, लेकिन रिफॉर्म्स के कई एजेंडा जो है वो जरूरी नहीं है कि कोई उसका जो डोमेन हो वो सिर्फ पार्लियामेंट हो। पार्लियामेंट के अलावा भी रिफॉर्म्स होते हैं, और वो रिफॉर्म्स के लिए इनको ज्यादा स्कोप है। तो हमें नहीं लग रहा है कि इससे कोई बहुत ज्यादा असर होगा, और इकोनॉमी के साइंस तो जो हम देख रहे हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं जिसपे कि कोई एक अचानक आपको लगे कि नहीं यहाँ से पैसा निकालना है। ओके, अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। आप चूंकि निवेशकों से ज्यादा करीब से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो कॉन्फिडेंस हिलने का डर अब पैदा हो रहा है? देखिए, कॉन्फिडेंस पिछले 3 महीने से काफी हिल रहा है थोड़ा सा। आप एक इश्यू ये आ रहा है कि लोगों का 1 साल से अब कोई इक्विटी में रिटर्न नहीं आया है। जनवरी से लेकर मार्च तक जब इंडेक्स हाई पे गया था तो बहुत पैसा लोगों ने डाला था मार्केट के अंदर में, उसमें लॉसेस हो गए हैं। और उसके अंदर में अब जो कमेंट्री आ रही है कि स्टॉक के रिटर्न्स क्या होंगे, इकॉनमी बढ़ेगी कम होगी, ये तो अलग बात है। निवेशक को ये मतलब है कि मेरे स्टॉक में रिटर्न क्या आएगा। ऑयल के दाम तो जैसे हमने कहा गिर गए $40 तक, लेकिन स्टॉक मार्केट तो नहीं बढ़ी उनकी। तो ये कहना, तो आज की तारीख में इन्वेस्टर ने पूछना शुरू कर दिया है कि आपका ये जो प्रोस्पेक्ट है, जो रिटर्न है, इसका क्या होराइजन है। ये 6 महीने 9 महीने तो निकल गए, साल होने को आ रहा है। तो डेफिनेटली एक मूवमेंट आ रही है। 2 चीजें हो रही हैं, एक कस्टमर ने हाथ खींचना शुरू कर दिया है, दूसरा ये है कि हमारी एडवाइजरी भी है, और ये है कि गिल्ड फंड्स और डेट फंड्स के रिटर्न शायद उससे पिछले 12 महीने में तो अच्छे आए हैं, इक्विटी से रिटर्न 14% गिल्ड के हैं। तो अगले जो हमारी एलोकेशन है आज कस्टमर को कह रही है कि 50 से 60% आप गिल्ड और डेट फंड में रखिए, और 30 से 40% ही आप इक्विटी और बाकी एसेट्स में रखिए। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में विकास आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? एक मेजर डी रेटिंग का या एक थोड़े लंबे मंदी के दौर का खतरा क्या दिखाई देता है? ऐसे में आपका पोर्टफोलियो, एक मॉडल पोर्टफोलियो अगर आप बनाएंगे, कैसा नजर आएगा? जी, मुझे कोई ऐसा लंबी दौर का खतरा नजर नहीं आता है, जिसको भी आता है आता रहे। आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोग इकोनॉमिक बॉटम साइकिल के बॉटम आउट प्रोसेसिंग से निकल रहे हैं, और यहाँ से माहौल ठीक ही रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय अगर कोई इन्वेस्टमेंट की बनाना चाहिए तो बहुत एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आपका नजरिया 12 से 18 महीने 24 महीने के हिसाब से बना रहे हो, तो क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट नीचे आई हुई है और फर्दर नीचे आने वाली है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप कर रही है, तो ये सब इतने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होने के बावजूद अगर लगता है कि इन्वेस्टर्स को यहाँ से बाहर नहीं रहना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत राय होगी।
सो मुझे लगता है अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है तो इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा पोर्शन होना चाहिए। ये ज़रूर है कि पिछले एक साल में खाली एक ही साल का पीरियड देखा जाए तो गिल्ट के अंदर इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न बना है, पर हो सकता है वो ज़्यादा देर तक कंटिन्यू ना रहे, क्योंकि गिल्ट के अंदर तो 1% इंटरेस्ट रेट में गिरावट आई तो उतना ही रिटर्न और बन सकता है, पर उसके बाद में वो लिमिटेड हो रहेगा। तो ये भी है कि गिल्ट अगले 12 से 18 महीने के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इक्विटी और गिल्ट का एक बैलेंस पोर्टफोलियो होके इन्वेस्ट करना चाहिए। कितना इक्विटी कितना गिल्ट? वो क्लियरली किसी भी इन्वेस्टर के इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसी के लिए स्टैंडर्ड नहीं होता। जितने आपके यंग होते हैं उसका डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपके इनकम प्रोफाइल के ऊपर, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। तो वो कोई स्टैंडर्ड नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि अगले एक साल इक्विटी गिल्ट को बीट करेगी? मुझे इसमें कोई दो राय नहीं लगती। मुझे इसमें कोई 1% भी शक नहीं है कि अगर आप दिवाली तो दिवाली देख लें या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में देख लें, कैसे भी देख लें, मुझे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में इक्विटी डेफिनेटली सारी एसेट क्लास को आउट परफॉर्म करेगी। बिल्कुल। आखिरी मिनट है अजय श्रीवास्तव जी, आप ये कह रहे हैं कि आप फार्मा से शायद दूर रहेंगे, और कोई सेक्टर जिससे आप दूर रहेंगे और कहां आप निवेश करने की सलाह देंगे? नहीं, दूर नहीं रहेंगे। हमने कहा था फार्मा एक सेक्टर है जो इस मार्केट को स्थिर रखा हुआ था। वो पिछले 15 दिनों के अंदर में काफी हिल गया है। उसके कारण मैंने कहा था मार्केट में वीकनेस आ गई। हमने ये नहीं कहा फार्मा से दूर रहेंगे। फार्मा के हर करेक्शन पे जो मेजर करेक्शन होगा हम एंट्री करेंगे, और फार्मा का पोर्टफोलियो का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। बट इंडेक्स के लिए वो काफी हिला है पिछले 15 दिन में, और उससे काफी कंसर्न है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ धन्यवाद जुड़ने के लिए। और वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन चुनाव की समीक्षा जारी है CNBC आवाज पर, आप कहीं जाएगा नहीं।